हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं, कल हमने देखा था मूल अधिकार में पार्ट 1 और 2, तो यहाँ तक हमने देखे थे। आज हम देखेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो कि हमारा मूल अधिकार है और ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। तो इसमें हम क्या है, अल्पसंख्यक शब्द को किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में किया है, तो इससे हम कई मामले देखेंगे कि अल्पसंख्यक शब्द क्या है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, यहाँ से अनुच्छेद 29, तो इसे देखेंगे। सभी अल्पसंख्यकों को अपने भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, ऐसा लिखा अनुच्छेद 29 में। और हमने देखा कि अल्पसंख्यक शब्द को किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक आखिर होते कौन हैं। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जो मामले आए हैं या बाद हैं, उनमें हम इस चीज़ को देखेंगे। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 30। तो 30 में क्या बताया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने बल्कि उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा। ना कि मतलब सिर्फ शिक्षण संस्थाओं का तो स्थापना करेंगे बल्कि उनका प्रबंधन करने का भी उन्हें अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों के बारे में जो अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में दिया है, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। और इसी में एक है मदरसों में इस्लामिक शिक्षा देना, तो ये भी इसी से प्रेरित था। और राइट टू एजुकेशन जो 10 अप्रैल 2010 को आया था, तो 1 अप्रैल 2010 को आया था और ये एक्ट 2009 में आया था, तो ये भी इसी से प्रेरित था, राइट टू एजुकेशन। तो इसमें क्या है, मदरसों में इस्लामिक शिक्षा देना। तो ये थे हमारे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद 31 तो समाप्त ही कर दिया गया था, जिसे 301 की धारा में रखा गया संपत्ति का अधिकार, तो वो तो खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला अनुच्छेद 32 है, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बताया, भारतीय संविधान की आत्मा। अब जो संपत्ति के अधिकार की बात जो हमने करी थी अभी, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे 300A अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, इसे समाप्त किया गया था। और इसकी जो धाराएं थी अनुच्छेद 31A, B, C, तो अनुच्छेद 31A 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया और इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये था प्रावधान। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची क्या है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे कानून हैं 9वीं अनुसूची में जिसे न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची जिन अनुच्छेद से जुड़ी है वो अनुच्छेद 31A और 31B है। अनुच्छेद 31C क्या है, तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। इसे रुस्तम कवाजी बनाम भारत ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और इंदिरा जी की सरकार ने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए। तो इंदिरा जी ने इसका आधार DPSP बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तब इंदिरा जी की सरकार ने संविधान में एक संशोधन और किया, तो उसे बोलते हैं 25वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था और संविधान का अनुच्छेद 14 और 19 का यदि टकराव राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हुआ तो राज्य के DPSP को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा लिखा था उसमें। अनुच्छेद 32 की धारा 1 में क्या है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 32 में है, उसकी धारा 1 में। और अनुच्छेद जो 32 की धारा 2 है, यहाँ पे अनुच्छेद 32 है, इसकी जो धारा 2 है, इसमें 5 याचिकाएं हैं। वो 5 याचिकाएं कौन सी हैं, नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
नंबर 3 है उत्प्रेषण, नंबर 4 है अधिकार परीक्षा और नंबर 5 है प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 32 जो है इसी को हम व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 32 की 3 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में क्या है, 5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की गई जो हमने देखी थी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। और उसके बाद जो है और ये रिट्स जारी करने का जो अधिकार है और इसमें कुछ अन्य बातें हैं, तो इसे हम देखेंगे। तो जो पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे बोलते हैं हैबियस कार्पस। मतलब इसका मतलब हुआ शरीर सहित किसी भी व्यक्ति को उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर सहित किसी भी व्यक्ति को उपस्थित करना, मतलब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर यह याचिका जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दूसरा इसमें परमादेश, जो दूसरी याचिका है वो कौन सी है, परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है किसी भी संस्था के जो निर्धारित कार्य हैं, कोई भी संस्था है सरकारी, यदि वह संस्था या प्राइवेट भी हो सकता है या जो भी है, तो यदि वह संस्था अपने उन निर्धारित कार्यों को नहीं करती है जिनके लिए वो संस्था बनी है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस संस्था को कहा जाएगा कि हम आपको आदेश देते हैं आप यह कार्य कीजिए, तो उस संस्था को वह कार्य करना ही पड़ेगा। और जो तीसरी याचिका है वो है प्रतिषेध, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना या किसी चीज़ को रोक देना। किसी भी संस्था का जो कार्य नहीं है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, तो उसे रोकने के लिए जो याचिका जारी की जाएगी उसे बोलते हैं प्रतिषेध। तो ये तीसरी याचिका थी। और जो चौथी याचिका है उत्प्रेषण। कोई संस्था जब अपने निर्धारित कार्य से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो कोर्ट उस पर रोक लगाकर उसे अपने पास बुला लेती है, तो उसे उत्प्रेषण कहते हैं। जब वो अपने पास बुला लेगी तो उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। जैसे मान लो कोई आदेश सुप्रीम हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं था, उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसे उस मामले को हाई कोर्ट से अपने पास बुला लेगी। और जो लास्ट याचिका है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कि इसे बोलते हैं को वारंटो। शाब्दिक अर्थ है इसका किस आधार से, मतलब कोई चीज़ किस आधार से आपने करी है। तो इसमें है यदि आप किसी पद को अवैध रूप से धारण कर लेते हैं तो हटाने के लिए जिस याचिका प्रयोग करते हैं उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। मतलब कोई पद तुमने ज़बरदस्ती धारण कर लिया तो उसका क्या आधार है, गलत आधार से अगर धारण कर लिया तो उसके क्या बोलेंगे, अधिकार परीक्षा। उसे हटाने के लिए जिस याचिका का प्रयोग किया जाएगा। तो याचिकाएं जारी करने में कौन शक्तिशाली है, याचिकाएं कौन जाना जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से। यहाँ पे हम ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं जारी करने में हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी याचिकाएं जारी कर सकता है, 5। हाई कोर्ट्स कितनी जारी कर सकते हैं, 6। इसमें इंजेक्शन भी है जो कि जजों वाला केस है। और इसमें मौलिक अधिकार का हनन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। उसके बाद हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार प्लस बौद्धिक अधिकारों का भी हनन होगा तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वो हाई कोर्ट्स में जाओगे। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं जारी करने में ज़्यादा शक्तिशाली है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अभी तक हमने देखा अनुच्छेद 31 किस तरह से हटाया गया, अनुच्छेद 32 हमने पूरा देखा कौन कौन सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 का मतलब इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे BR अम्बेडकर जी आत्मा कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ पे इसमें न्यायिक प्रवर्तन करके उस पर रोक लगा सकता है और याचिकाएं जारी कर सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वो सैन्य बलों से संबंधित है। सैन्य बल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग, मतलब जो सैन्य बल होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर उसमें कमी कर सकती है। मतलब मौलिक अधिकार तो सभी को के लिए है, लेकिन ऐसे लोगों के अधिकारों में कुछ कमी की जा सकती है क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं। उसके बाद क्या, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या है, देश में कभी सैन्य कानून मार्शल लॉ, मतलब सेना का अगर कानून लागू हो जाए, स्थापित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मौलिक अधिकारों का नुकसान हो जाए तो संसद कानून क्षतिपूर्ति भी कर सकती है। ऐसा लिखा अनुच्छेद 34 में कि अगर ऐसा बाई चांस होता है तो संसद कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है।
उसके बाद हम देखेंगे लास्ट अनुच्छेद है, सेकेंड लास्ट है अनुच्छेद 35। तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। ऐसे कौन कौन से हैं, तो इसमें अनुच्छेद 35 में देखा है संसद के काज कौन कौन से, अनुच्छेद 16 का 3 बनाया, अनुच्छेद 32 का 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। तो ऐसे कुछ कानून हैं जिन पर केवल और केवल अधिकार किसका है, संसद का ही है। तो ये हमने देखा था मौलिक अधिकार का पूरा कंप्लीट पोर्शन। इसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे मूल अधिकारों को हमने एक एक करके विस्तृत में इस पर चर्चा की है। तो अगर आपको ये वीडियो या फिर इसकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, तो हम आपको इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।